Hello everyone, welcome to Anthropoword Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic Sacred Complex and Nature Man Spirit Complex और यह एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक 3.3 है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपका जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है या जो रिलीजियस सेंटर है, आप उसको दिमाग में रखिएगा। ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब बात करते हैं इस टॉपिक की। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले एलपी विद्यार्थी ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने डेवलप किया था 1961 में, और यह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किया था अंडर द एजिस ऑफ हिज टीचर रॉबर्ट रेडफील्ड। तो एलपी विद्यार्थी रॉबर्ट रेडफील्ड के अंडर रिसर्च करते थे और रॉबर्ट रेडफील्ड ने सिविलाइजेशन स्कूल्स इन एंथ्रोपोलॉजी को पायनियर किया था। इसकी वजह से एलपी विद्यार्थी का इंटरेस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्रेड कॉम्प्लेक्स की तरफ आया था। तो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशंस होता है, जहाँ पे इंडिया के डिफरेंट रीजन के लोग, और ये लोग जो होते हैं वो पिलग्रिम्स होते हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंट लेवल के कल्चर होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं। तो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स एक सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन हो गया जहाँ पे डिफरेंट रीजन के लोग आते हैं इंडिया के, और वहाँ पे उनके जो डिफरेंट लेवल के कल्चर हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। एलपी विद्यार्थी का जो स्टडी था वो था द सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू गया। तो गया यह एक बिहार में प्लेस है गया। इस जगह पे इन्होंने रिसर्च किया था और यहाँ पे इन्होंने प्रोपाउंड किया कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स फॉर स्टडिंग द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एज डायमेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इंडियन सिविलाइजेशन के डायमेंशन में इन्होंने जो पिलग्रिमेज के प्लेसेस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। विद्यार्थी का कहना था कि जो हिंदू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है उसका जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है यह एक लेवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉम्प्रोमाइज़ और कॉम्बिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन द लिटिल एंड द ग्रेट ट्रेडिशन। तो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन ये कॉन्सेप्ट है जिसमें जो लिटिल ट्रेडिशन है बेसिकली एक लोअर ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, ग्रेटर ट्रेडिशन जो एक हायर ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। उसके बीच में एक कॉन्टिन्यूटी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है और एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि हिंदू प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे जो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन होते हैं उनके बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के कल्चर के बीच में डिफ्यूज़न को एक्सप्लेन करते हैं। वो हैं सेक्रेड स्पेशलिस्ट, सेक्रेड जियोग्राफी और सेक्रेड परफॉर्मेंसेस। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा जो कि सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे हम ये टॉपिक देख रहे हैं ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन बार बार आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है ये आप एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में देखेंगे तो ये टॉपिक नंबर 5.3 में भी ये आपको देखने को मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। और जब वहाँ पे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जिससे कि आपको सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो जो ये ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन है ये बेसिकली पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन है जो कि सिविलाइजेशनल स्कूल्स इन एंथ्रोपोलॉजी से एसोसिएटेड है, और इस कॉन्सेप्ट को दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अंडर में एलपी विद्यार्थी रिसर्च करते थे और उनसे प्रभावित होकर के एलपी विद्यार्थी ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्रेड कॉम्प्लेक्स जो कि गया प्लेस पे इन्होंने रिसर्च किया उसके लिए वो प्रेरित हुए थे। अब रॉबर्ट रेडफील्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम का, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और इसके वजह से इन्होंने जो इंटरेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन होता है उसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक फॉक सिविलाइजेशन और कैसे एक अर्बन सिविलाइजेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उनके बीच के डिफरेंसेस को मालूम करना एक हार्ड वर्क हो जाता है। तो ये होता है फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम जिसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। और
जो ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया हुआ है। अब ट्रेडिशन क्या होता है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ट्रेडिशन समझना ज़रूरी है। तो ट्रेडिशन बेसिकली इसका मतलब होता है टू ट्रांसमिट, ये बेसिकली एक ट्रेडर वर्ड से बना हुआ है, टू ट्रांसमिट। तो जो कस्टम्स या बिलीव्स होते हैं, इसका जो ट्रांसमिशन होता है जनरेशन टू जनरेशन, वो होता है ट्रेडिशन। कि कैसे एक ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाता है। अब ये जनरेशन ज़रूरी नहीं है कि सेम लाइन से ही बिलोंग करे, इट माइट बी कि ये ट्रेडिशन लोअर लेवल से हायर लेवल के बीच में भी जा सकता है, लोअर सोसाइटी से हायर सोसाइटीज़ में भी जा सकता है। तो ये होता है ट्रेडिशन। तो ये ट्रेडिशन यहाँ से सिर्फ एक ट्रांसमिशन को डिफाइन कर रहा है। अब देखेंगे लिटिल ट्रेडिशन या कम्युनिटी क्या होती है, क्योंकि ये ट्रेडिशन बेसिकली कम्युनिटी ही है। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कम्युनिटी के एलिमेंट्स को कैरी करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग टुगेदर। तो यहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप होता है जहाँ पे लोग साथ में रहते हैं और वो अपने कम्युनिटी लाइफ के एलिमेंट्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यह जो इंटायर मैनकाइंड है उसमें ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बेसिकली ये जो लिटिल ट्रेडिशन है ना, ये बहुत हद तक ये ट्राइबल जो सोसाइटी होती है उससे रिलेट करती है। और आगे हम और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि एलपी विद्यार्थी ने ही दिया है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो ट्राइबल सोसाइटी है और ये जो अभी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें कैसे इंट्रैक्शन होता है। तो ये चीज़ें वहाँ से रिलेटेड हैं। तो लिटिल ट्रेडिशन में जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेसिकली ओरली होते हैं। यहाँ पे मुंह बोली बातें होती हैं, लोग रिटन फॉर्म में या टेक्सचुअल फॉर्म में किसी भी चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं, ओरली रिकॉर्ड करते हैं। ये एनिमिस्ट होते हैं, मीन्स कि ये नेचर वर्शिप करते हैं, प्लांट्स की पूजा करते हैं, एनिमल्स की पूजा करते हैं, रॉक्स की पूजा करते हैं, थंडर्स की पूजा करते हैं जो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करता हो। तो ये एनिमिस्ट होते हैं और ये रिलेटिव आइसोलेशन में रहते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ट्राइबल लाइफ को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेट ट्रेडिशन या कम्युनिटीज़ के बारे में। अब ये चीज़ जो लिटिल ट्रेडिशन है उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी। अब वहाँ पे वो लोग एजुकेटेड नहीं थे, वो ओरली चीज़ों को मैनेज करते थे। यहाँ पे लोग यूजुअली एजुकेटेड होते हैं और ये इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ठीक है। इनका जो रेंज है ये वाइड होता है, यूजुअली जो नेशनल इन नेचर होता है, मीन्स की एक वाइड रेंज, एक वाइड जोग्राफिकल एरियाज़ को ये कवर करते हैं, जबकि वहाँ पे एक स्मॉल पॉपुलेशन स्मॉल एरिया को कवर कर रहे थे। इनका जो ट्रेडिशन है वो उसको राइटिंग में मेंटेन करते हैं थ्रू द टेक्स्ट, एपिक्स, वैरायटी ऑफ बुक्स। वहाँ पे ओरली हो रही थी चीज़ें। और जो सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन होता है उसमें आते हैं एंशिएंट थिंकर्स, फिलोसफर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशंस होते हैं। अब हम यहाँ के सिंबल्स की बात कर लें तो यहाँ पे सिंबल्स क्या होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, मोनेस्ट्रीज होते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, सीक्रेट रिवर, पॉन्ड्स, ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये कहीं ना कहीं ये मॉडर्न सोसाइटी है, जो हम कह सकते हैं आज के टाइम पे जो हिंदू सोसाइटी है वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जो ग्रेट ट्रेडिशन है ये कहीं ना कहीं हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में हमारे जो डिफरेंट आपके रिलीजन्स हो गए उसको ये डिनोट करता है। और इनके जो मोस्ट ऑफ द कल्चरल नॉर्म्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं और उनको रेशनली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये होता है ग्रेट ट्रेडिशन। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो सेंटर ऑफ रिवरेंस होता है, मीन्स जो सेंटर ऑफ रिस्पेक्ट या जिसे हम बोलते हैं श्रद्धा का जो केंद्र होता है, वो सेंटर ऑफ डिफ्यूज़न होना चाहिए। मीन्स कि जो सेंटर ऑफ डिफ्यूज़न है, जो प्रचार प्रसार का जो केंद्र होता है, वो होना चाहिए सेंटर ऑफ रिवरेंस, जहाँ से कल्चरल इंट्रैक्शन है वो होता है। ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया था। अब इस हाइपोथेसिस को एलपी विद्यार्थी ने स्टडी किया, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड के स्टूडेंट थे जिनके अंडर में एलपी विद्यार्थी ने अपना रिसर्च किया था। वो इंडिया आए क्योंकि इन्होंने शिकागो में ही अपनी रिसर्च स्टडी की थी और इन्होंने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया को स्टडी किया। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब
हमने देखा कि जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है ये 3 चीज़ों को कंसीडर करता है, सेक्रेड जियोग्राफी, सेक्रेड परफॉर्मेंस और सेक्रेड स्पेशलिस्ट। सेक्रेड जियोग्राफी बेसिकली इंक्लूड करता है जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि प्लेस, कोई प्लेस हो गया, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गया जो कि सुपर नेचुरल को प्रेजेंट करता हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेक्रेड जियोग्राफी में आती हैं। अब सेक्रेड जियोग्राफी को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है जोन्स में, सेगमेंट्स में, क्लस्टर्स में, सेक्रेड सेंटर्स के। अब जैसे हम देखें कि ये एक सेक्रेड सेंटर है, तो यहाँ पे इसके ना बहुत सारे जोन्स होंगे, जोन 1, जोन 2। इन जोन्स के और सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, इस तरीके से ये इनका डिवीज़न होगा। और इन सेगमेंट्स का भी डिवीज़न होगा जो कि क्लस्टर्स में होगा। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। अब जो गया है, जो ये प्लेस है, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स और ये प्लेसेस हैं इस सेक्रेड क्षेत्र में, रीजन में, जो कि सारे हिंदुओं के द्वारा रिवर्ड होते हैं, जो श्रद्धा का केंद्र है। तो जो इंटायर जियोग्राफी है गया की, वहाँ पे वेरिंग डिग्री ऑफ सेक्रेडनेस है, मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेसेस हैं जो कि डिफाइन करते हैं सेक्रेडनेस को। और ये जो ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस हैं उसमें सेक्रेड रिवर्स आता है, स्टोन्स आता है, ट्रीज आता है, बिल्डिंग्स आता है। तो गया ऐसा प्लेस है जो इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। टाइम और स्पेस में जो सेक्रेड जियोग्राफी है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडियाज़ ग्रेट एंड द लिटिल ट्रेडिशन। तो स्पेस और टाइम दोनों के रिगार्डिंग जो सेक्रेड जियोग्राफी है ये कहीं ना कहीं इंडिया के ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन के कॉन्टिन्यूटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो ये होता है सेक्रेड जियोग्राफी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्रेड परफॉर्मेंस के बारे में। अब सेक्रेड परफॉर्मेंस क्या हुआ, तो इसमें आ जाता है ऑफरिंग प्रेयर्स, प्रार्थना करना, मेथड ऑफ प्रोपिटिएशन मीन्स आराधना या प्रायश्चित जो कि सुपर नेचुरल को होता है। तो ये सारी चीज़ें सेक्रेड परफॉर्मेंस में आती हैं। और जो इस टाइप की सर्विसेज होती हैं ये बेसिकली सेक्रेड स्पेशलिस्ट के द्वारा रेंडर्ड किए जाते हैं, और ये प्राइस्ड हो सकता है जो कि प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकता है। फॉर इंस्टेंस हम देखें कि गया जिसका स्टडी विद्यार्थी ने 1961 में किया था, तो जो सेक्रेड परफॉर्मेंसेज हैं ये कहीं ना कहीं जो पिंडदान का थीम है, पिंडदान मीन्स ऑफरिंग ऑफ द राइस केक्स टू द पास्ट एंसेस्टर्स, तो ये मेन थीम पिंडदान है वहाँ पे। और क्या क्या चीज़ें हैं, गया श्राद्ध है, पूजा है, होम है, कथा है और अदर फॉर्म्स ऑफ एंसेस्टर वर्शिप है। तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो है गया में परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं। और ये जो परफॉर्मेंसेस हैं जो गया में किए जाते हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है जो कि गयावाल ब्राह्मण्स होते हैं, और इनको उस प्लेस के रिगार्डिंग सेक्रेड स्पेशलिस्ट हम बोलते हैं। अब हम बात कर लें जनकपुर जो कि नेपाल में है। यहाँ पे जो सेक्रेड परफॉर्मेंसेज होते हैं ये मेनली एसोसिएटेड है वेरियस संस्कार से, जिसको सैक्रामेंट्स बोलते हैं। अब ये जो सैक्रामेंट्स हैं, जनकपुर जो कि सीता माता का ये प्लेस रहा है, तो यहाँ पे जो सैक्रामेंट्स या संस्कार हैं वो हैं विवाह या मैरिज, जन्म, बर्थ एक्सेट्रा, और सेलिब्रेशंस ऑफ जो राम और सीता हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंस है। ऐसे हम काशी की बात कर लें तो यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ सेक्रेड परफॉर्मेंसेज होते हैं वाराणसी में। तो ये सेक्रेड प्लेसेस हैं जहाँ पे ये सारी सेक्रेड परफॉर्मेंसेज होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्रेड स्पेशलिस्ट के बारे में। तो सेक्रेड स्पेशलिस्ट वो पर्सन होते हैं जो कि रिचुअल्स को ऑफिशिएट करते हैं या परफॉर्मेंस करते हैं जो कि सुपर नेचुरल के लिए होते हैं। पूजा अर्चना ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, प्रेयर्स करना, ये जिनके द्वारा किया जाता है ये होते हैं सेक्रेड स्पेशलिस्ट। अब हर प्लेस का अपना एक यूनिक सेक्रेड स्पेशलिस्ट होता है। अब जो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज होते हैं वहाँ के जो सेक्रेड स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन टू द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। और ये सर्टेन एलिमेंट्स जो हैं ग्रेट ट्रेडिशन के, उसको ये ट्रांसमिट करते हैं जो रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है उसमें, बाय पॉपुलराइजिंग द सर्टेन टेक्स्ट, कुछ मंत्रोच्चारण के द्वारा, बाय ऑर्गेनाइजिंग पिलग्रिमेज,
और ऑफिशिएटिंग एट द रिचुअल्स एंड द टेम्पल प्राइस्ट, और रिचुअल्स को और एज अ टेम्पल प्राइस्ट ये उसको ऑफिशिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस के बारे में। तो जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया के लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन है उसका इंटीग्रेशन होता है, और इससे एक कॉमन बॉन्ड ऑफ सिविलाइजेशन बनता है, जिसे हम इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस है, जैसे कि हम काशी, गया, देवघर, राजगीर की बात कर लें, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिन्यूटी को और इंट्रैक्शन को ऑफ द लिटिल एंड द ग्रेट ट्रेडिशन। तो ये सारे प्लेसेस कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, कि ये कॉन्टिन्यूटी और इंट्रैक्शन दिखाते हैं बिटवीन द लिटिल एंड द ग्रेट ट्रेडिशन, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है ये डिफरेंट रीजन के लोगों को यूनाइट करता है। जैसे हम देवघर की बात करें तो यहाँ पे सिमिलर ड्रेस और फूड का कॉन्सेप्ट है, जो सारे लोगों में वननेस की फीलिंग्स को क्रिएट करता है। मीन्स देवघर में क्या होता है कि डिफरेंट रीजन के लोग आते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, लेकिन जो ड्रेस का कॉन्सेप्ट होता है देवघर में वहाँ पे सेम होता है, भगवा कलर का होता है या वाइट कलर का होता है। तो इससे लोगों में एक वननेस आती है, एक यूनिटी क्रिएट होती है, यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि राजगीर में जो है कि हर रिलीजियस सेक्ट्स है, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, इनके सबके अपने स्पेशल रिचुअल्स हैं, लेकिन जो कुंड जो है वहाँ पे वो प्रीडोमिनेट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रीडोमिनेट कर रहा है वो एक कॉन्सेप्ट है जहाँ से लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं। अब हम सेक्रेड कॉम्प्लेक्स से रिगार्डिंग और भी स्टडीज़ हुई हैं, और उन स्टडीज़ को कुछ अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे BN सरस्वती के बारे में कि उन्होंने सेक्रेड कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या स्टडी किया था। तो इन्होंने विद्यार्थी के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। तो जो सरस्वती ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उनकी स्टडीज़ थी द होली सर्किट ऑफ निमसार, जो कि 1965 में दिया था, द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोवा, जो कि 1962 में दिया था, और थर्ड था काशी मिथ एंड रियलिटी ऑफ क्लासिकल कल्चरल ट्रेडिशन, जो कि 1975 में दिया था। तो जो सरस्वती का व्यू था वो था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड होता है ये एक मैन के डिज़ायर पे बेस्ड होता है, जो स्पिरिचुअल वर्ड से कैसे कम्युनिकेट करता है। तो अगर कोई इंसान जिस तरीके से अपने स्पिरिचुअल वर्ड से कम्युनिकेट करता है वही उसका सेक्रेड होता है, और इस कम्युनिकेशन का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है मोक्षा। तो ये सरस्वती ने बताया था। इन ही सिग्निफिकेंट स्टडी ऑफ काशी की स्टडी में सरस्वती ने कंक्लूड किया था कि जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ काशी है यह प्रीडोमिनेंटली एक ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स की तरह अपीयर हो सकता है, बट यह एक मच बिगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन है जिसे हम इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो जो काशी का कॉन्सेप्ट है वह एक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है इंडियन सिविलाइजेशन में, जो कि एक जो ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स है उससे भी बढ़ के है। ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो प्लेस है, ये जो ब्राह्मणिक टेम्पल ऑफ विश्वेश्वरा है और जो नॉन ब्राह्मणिक श्राइन ऑफ अगियाबीर है, उसको एक साथ एग्जिस्टेंस में ले आता है। तो ये इम्पोर्टेंस है काशी का, ऐसा सरस्वती ने बताया था। उन्होंने बताया कि जो टेक्सुअली लर्न कर्म कांडी होते हैं, इसके जो कर्म कांड करते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, मीन्स टेक्सुअली उन टेक्स्ट को वो पढ़े हुए होते हैं, और जो इलिटरेट अनटचेबल्स होते हैं जो कि डोम होता है, तो ये दोनों मिलके एक साथ सेक्रेड परफॉर्मेंसेस करते हैं। और जो एक नासिक का ब्राह्मण है वो टच करता है फिट ऑफ एंड अवधूत। अवधूत मीन्स अवघड़ या फिर जो
मानव शवों को खाते हैं उनके पैरों को टच करता है, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है सेक्रेट प्लेसेस पे पिलग्रिमेज के, वो डिमॉन्स्ट्रेट और रिमाइंड करता है कि जो पिलग्रिम्स हैं वो डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन से आते हैं और ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन इसके लिए इनको ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए अपने ट्रेडिशंस को लेकर के कि हमारा ट्रेडिशन ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी और सेक्रेट प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहेगा। तो ये था BN सरस्वती का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे माखन झा के बारे में। तो माखन झा ने स्टडी किया था और उनकी स्टडी का नाम था द सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जनकपुर। इन्होंने जो गया का थ्योरेटिकल मॉडल था उसको फॉलो किया था और इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस को भी टेस्ट किया था जो कि ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ नेपाल में था। झा का कहना था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेट कॉम्प्लेक्स है इसका ग्रेटर अप्लीकेबिलिटी और यूनिवर्सैलिटी है। जो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स है इसकी ग्रेटर अप्लीकेबिलिटी है, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के इसका एप्लीकेशन है और ये यूनिवर्सल है। और इन्होंने जो मिल्टन सिंगर हैं उनके हाइपोथेसिस को भी सपोर्ट किया था कि प्राइमरी सिविलाइजेशन में जो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी होती है जो कि पास्ट के साथ जुड़ी हुई होती है और जो एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडर्नाइजिंग या जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज होती हैं वो सोशल या कल्चरल चेंज में फॉर्म नहीं होती हैं, बल्कि जो रिज़ल्ट आता है वो होता है ट्रेडिशनलाइजिंग ऑफ द अपेरेंटली मॉडर्न इनोवेशंस। तो मॉडर्न इनोवेशंस का ट्रेडिशनलाइजिंग होता है। तो यहाँ पे पुराने कॉन्सेप्ट भी हैं और अगर नया इनोवेशन या नई कॉन्सेप्ट या नई सोसाइटी बन रही है तो उसमें कोई चीज़ आ रही है तो वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, उनका सोशल या कल्चरल चेंज नहीं होता है, बल्कि वो एक रिजल्ट देता है और ये रिजल्ट आता है कि ट्रेडिशनलाइजिंग ऑफ द मॉडर्न इनोवेशंस। और इस तरीके से माखन झा ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये था कि जो बाउंड्री ऑफ ए नेशन होता है यह हमेशा बाउंड्री ऑफ ए सिविलाइजेशन नहीं होता है। कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो बियॉन्ड द बाउंड्री, बियॉन्ड द टेरिटरी भी हमें देखने को मिलती है। तो जो झा का स्टडी था जनकपुर में कि जो सिविलाइजेशन होता है उसका एक ग्रेट हिस्टोरिक डेप्थ होता है और टेरिटोरियल एक्सटेंशन होता है जो कि रेडक्लिफ के हाइपोथेसिस को भी सपोर्ट करता है। तो ऐसा झा ने बताया था। अब झा ने जो स्टडी किया था सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ रतनपुर इन 1973, वो एक एंशियंट हिंदू किंगडम था जो कि सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन में लोकेटेड था और यह एज अ डायमेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन था। तो इस तरह से इन्होंने सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ रतनपुर को स्टडी किया 1973 में और यह एक एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन था, लेकिन ये था कहाँ पे, ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच में। तो इस तरीके से यह एक डायमेंशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है। तो ये जो सेक्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ रतनपुर था ये जनकपुर की तरह ही था और यहाँ पे टेक्सचुअल और कॉन्टेक्चुअल लेवल पे स्टडी किया गया था। तो टेक्सचुअल लेवल पे ये पाया गया कि जो किंगडम ऑफ रतनपुर है उसका माइथोलॉजिकल ओरिजिन है और जो नेम ऑफ रतनपुर है यह बहुत सारे पुराणों में हमें देखने को मिलता है और ये महाभारत टाइम में बहुत ही फेमस प्लेस था। तो इसका ओरिजिन देखिए कि हमें क्या मिलता है कि ये पुराण में भी इसका कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये हिंदू किंगडम था लेकिन लोकेटेड था ट्राइबल पॉपुलेशन में। और एट द हिस्टोरिकल लेवल झा ने जो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की भी कोशिश किया था, स्पेशल रेफरेंस टू द रतनपुर किंगडम सिंस द डेज ऑफ द फेमस जैन किंग खारवेल जो कि 2nd सेंचुरी BC में थे टू द मॉडर्न पीरियड। तो इस तरीके से झा ने जो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ है उसको रतनपुर किंगडम के स्पेशल रेफरेंस में रिकंस्ट्रक्ट किया। तो ये था झा का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो है एसोसिएटेड है डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी से, या हम जिसे बोलते हैं प्लान चेंजेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये LP विद्यार्थी के द्वारा दिया गया था और यह कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड है और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से
हम सेवरल सोशियो इकोनॉमिक पर्पसेस को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये एलपी विद्यार्थी के द्वारा 1963 में दिया गया था और ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था सोरिया पहाड़गन, या जिसे हम मालेर ऑफ राजमहल हिल्स ऑफ छोटा नागपुर, एक ट्राइब है, उनके स्टडी के थ्रू ये कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ था। तो यहाँ पे बेसिकली ना नेचर मैन और स्पिरिट, इनके बीच में जो इंटर रिलेशन है इसको दिखाने की कोशिश किया गया था कि कैसे नेचर और मैन एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे मैन और स्पिरिट एक दूसरे से रिलेटेड है, और कैसे स्पिरिट और नेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एलपी विद्यार्थी ने ये कॉन्सेप्ट अपने एक बुक था द मालेर ए स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में फॉर्मुलेट किया था। और हमने डिस्कस किया कि मालेर एक ट्राइब है जो कि संथाल परगना ऑफ झारखंड में इनहेबिट करता है। इस कॉन्सेप्ट में विद्यार्थी ने बताया कि कैसे नेचर मैन और स्पिरिट जो हैं ये क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं, इंटरव्यूवन है और इंटरडिपेंडेंट हैं। और ये बेसिकली जो आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, या जिसे हम बेसिकली जो पीवीटीज़ हैं, जो प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके स्टडी के लिए एक गाइडलाइन का काम करता है। अब हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कल्चर है इसको एज अ ह्यूमन रिस्पॉन्स व्यू किया जाता है टू द लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो जो ह्यूमन का रिस्पॉन्स है विद रिस्पेक्ट टू द लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कल्चर को इस तरीके से देखा जाता है। और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होल है जो कि 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रखता है, नेचर मैन और स्पिरिट। तो सबसे पहले हम नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेचर रिफ़र करता है हिल फॉरेस्ट और स्वीडन कल्टीवेशन मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था मालेर में खल्लू, जिसके अराउंड मालेर ट्राइब्स का जो इंटायर लाइफ है वो रिवॉल्व करता है। तो विद्यार्थी ने असर्ट किया कि जो मालेर कल्चर है वो ओरिजिनेट हुआ, डेवलप हुआ और फ्लोरिस्ड हुआ इन द लैप ऑफ नेचर। तो सारी चीज़ें मालेर की नेचर से ही रिलेटेड है कि मालेर कल्चर कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे डेवलप हुआ और ये कैसे फ्लोरिश हुआ। जो फॉरेस्ट है वो इनको प्रोवाइड किया फूड, ड्रिंक, शेल्टर, मेडिसिन्स, रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो इन सारी चीज़ों के लिए नेचर ने ही इनको सारी चीज़ें प्रदान किया। द हिल एंड द फॉरेस्ट आर ऑल्सो द एडोब गॉड्स। तो ये भगवान का घर भी है और ये भगवान का सिंबल भी है मालेर ट्राइब्स के लिए। अब नेक्स्ट हम मैन की बात कर रहे हैं। तो जो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होता है ये मैन के रिगार्डिंग आती हैं चीज़ें, और इन्होंने असर्ट किया कि ऑन एवरेज मालेर इज मोटिवेटेड बाय द 2 बेसिक ड्राइव्स। मालेर की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हैं हंगर और सेक्स। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशन है बिटवीन मैन टू मैन, वो उनके एडाप्टेशन को बताता है कि कैसे वो उन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन का यहाँ पे निगेटिव मतलब नहीं है, वो यूज से मतलब ही कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और उसके थ्रू वो कैसे अपने हंगर और सेक्स के सेटिस्फैक्शन या चाइल्ड रेयरिंग के जो नीड्स हैं उसको कैसे ये फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पिरिट के बारे में। तो विद्यार्थी ने डिस्क्राइब किया कि जो रिलीजियस बिलीव्स हैं मालेर का, वो बिलीव करते हैं न्यूमरस स्पिरिट्स में, और ये जो न्यूमरस स्पिरिट हैं ये रिप्रेजेंट करता है नेचुरल फोर्सेस को, जिसे हम गुसाई बोलते हैं। मीन्स मालेर जो है वो अपने स्पिरिट या अपने सुपर नेचुरल गॉड को गुसाई बोलते हैं। इसमें से कुछ अच्छे होते हैं, मीन्स कुछ काइंडली होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं, और कुछ मेलवोलेंट होते हैं, मीन्स कि कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ एविल होते हैं। जो मालेर लाइफ का हर एक्शन होता है वो किसी न किसी एक गुसाई या फिर किसी दूसरे गुसाई से कनेक्टेड होता है। मीन्स कि उनका हर काम गुसाई के थ्रू होता है। जो हिल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, बोल्डर्स, स्प्रिंग्स हैं, सन्स हैं, और एज वेल एज जो उनके डेड एंसेस्टर्स हैं वो भी इस बिलीफ सिस्टम में इंटरव्यूवन हैं, जुड़े हुए हैं। इनका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो किसी न किसी तरीके से इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जो कि मालेर लोगों से इंटरेक्टेड है। अब हम एक समरी देख लेते हैं कि जो एलपी विद्यार्थी का ऑब्जर्वेशन था मालेर के लिए,
तो ये कम्युनिटी जो है कम्प्लीटली आइसोलेटेड कम्युनिटी है। इनकी इकोनॉमी जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसे हम खल्लू बोलते हैं, और फॉरेस्ट जो है वो इनके लिए एक इकोनॉमिक और हेल्थ पर्पज़ है, किसके थ्रू ये अपनी रोजी रोटी का काम भी करते हैं, और यहाँ पे इसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। मालेर सोसाइटी में जो है फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है। इनका मेजर ड्राइव है, जिससे इनकी जो मेजर डिमांड है वो है हंगर फॉर द फूड एंड द सेक्स। ये दो इनके डिमांड्स हैं। इनके स्पिरिट्स हैं दो तरह के, बेनोवेलेंट होते हैं जो कि उनके अच्छे हेल्थ वेल्थ और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए होते हैं, वो बेनोवोलेंट होते हैं। मेलवोलेंट होते हैं जो कि इनकी सिकनेस या डिसीज़ के रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो मालेर का जो एनएमएस कॉम्प्लेक्स है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेचर जो है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मीन्स कि ये खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन खल्लू, ये नेचर से रिलेटेड है। मैन और मैन का रिलेशन जो है ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पिरिट जो है वो सुपर नेचुरल वर्ड है जो हम कि गुसाई कहते हैं। तो नेचर और मैन के बीच का जो रिलेशन है वो इकोलॉजी के थ्रू होता है। अब मैन और स्पिरिट के बीच का जो रिलेशन है वो रिलीजन के थ्रू कंडक्ट होता है। तो ये था रिलेशन बिटवीन द नेचर मैन एंड द स्पिरिट। तो नेचर मैन रिलेशनशिप जो है वो हो गई इकोलॉजी, मैन टू मैन रिलेशनशिप हो गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और मैन स्पिरिट रिलेशनशिप हो गया रिलीजन। अब इसका रिलेवेंस क्या है? तो इसके द्वारा जो एडाप्टेशन होता है सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में विद द लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस, इसको समझने में हेल्प मिलता है। दूसरा है जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं उसको फॉर्मुलेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प मिलता है अमंग द आइसोलेटेड ट्राइबल कम्युनिटीज़, मेनली पीवीटीज़ी। और अगर कोई रिहेबिलिटेशन हो रहा है फूड गैदरिंग या हंटिंग ट्राइब्स के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स या अदर सिंपल सोसाइटीज़ के लिए, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है ये समझना कि नेचर मैन स्पिरिट के थ्रू कैसे ये सोसाइटीज़, कैसे ये ट्राइबल्स कनेक्टेड हैं, और इनका रिहेबिलिटेशन किस तरीके से करना चाहिए कि इनके बिलीफ सिस्टम, इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम, इनका जो सोशल सिस्टम है वो ट्रबल ना करे। तो ये है रिलेवेंस एनएमएस कॉम्प्लेक्स का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा @anthroverb। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।